हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का यूट्यूब एजुकेशन के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज के इस लेटेस्ट में आप सभी को इंटीग्रेशन का एक इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ जो लगभग हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है। यहाँ पे एक बोर्ड एग्जाम पेपर देख रहे हो अपनी स्क्रीन पे, यहाँ पे भी आप देख सकते हो मीडियम लॉन्ग क्वेश्चन में इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन आया है। ठीक है जी, आइए देखते हैं कहीं आपके सामने बोर्ड एग्जाम का पेपर हो और ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करना है, इतनी जल्दी जल्दी से कर सकते हैं, मतलब टाइम कम लगे क्योंकि बड़े क्वेश्चन होते हैं अपने आप में। सबसे पहले आपको इक्वेशन यहाँ पे जो लिखी है उसको आपको बाहर निकालना है, उसको ऐसे तोड़ना है। ऐसे क्यों तोड़ा, यहाँ पे आप एनसीईआरटी में अपने आओगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा जो नीचे भिन्न दे रखे हैं उनको आपको कैसे तोड़ना है ए बी और सी के टर्म में। कुल मिला के यही खेल है। तो यहाँ पे देखो ऊपर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, द्विघात समीकरण दे रखी है, यहाँ पे भी देख सकते हो। कहोगे सर यहाँ तो एक ही है एक्स, यहाँ पे स्क्वायर कहाँ पे है, तो आप कह सकते हो ना यहाँ पे 0x² लो, हो गया अब खेल, क्वाड्रेटिक बन गई ना। तो ऐसी इक्वेशन यहाँ ऊपर दे रखी है और नीचे ऐसी दे रखा है। देखो यहाँ लिखा है x+1 का होल स्क्वायर, यहाँ लिखा है x माइनस ए का होल स्क्वायर। माइनस प्लस का कोई डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। तो डैट मैंने यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे सबसे पहले जो है x+1 x माइनस ए का होल स्क्वायर, तो x माइनस ए दे दिया ए के नीचे। तो यहाँ पे x+1 का होल स्क्वायर, तो मैंने x+1 दे दिया। ऐसी b के नीचे यहाँ पे इन्होंने स्क्वायर टर्म दे रखी है, देखो x माइनस ए का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर टर्म वाले मैंने b के नीचे दी है ना, जैसे x+1 का होल स्क्वायर। c के नीचे इन्होंने b वाली टर्म दे दी है x माइनस बी, तो यहाँ पे लिखा है x+3, तो वहाँ सी के नीचे x+3 दे देंगे। सो डैट यहाँ पे आपका जो ये पार्शियल फ्रैक्शन है ऐसे टूट जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के आप पहले ये समझो कि यहाँ पे आप इसको एलसीएम लोगे है ना जी, तो आपको क्या चीज़ मिलने वाली है इधर साइड में, है ना। राइट हैंड साइड में आपको क्या मिलेगा वो देखते हैं। जैसे ए के साथ ए के नीचे क्या है, x+1 तो है ही है, तो क्या आएगा इसके नीचे x+1, एक जो बच रहा है वो आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर टर्म में ना नीचे यही आना चाहिए कुल मिला के, ठीक है। और इसके साथ आ जाएगा x+3, ठीक है। मतलब यार भाई वही बात हो गई, जैसे यहाँ लिखा है 3/9 लिखा है, ठीक है, और प्लस लिखा है यहाँ पे 4/11। तो यहाँ पे आप देखोगे ना पहले एलसीएम क्या आ रहा है, 9 और 11 का, तो 9, चलो आपको पता नहीं चल रहा क्या आ रहा है, तो हम 99 ले लो सीधे, है ना। 99 में तो हो ही जाएगा एलसीएम, ठीक है। गुणा करा दिया आपने दोनों की, तो गुणा करा मैंने 99 जो है वो 9 से 11 बार में जाएगा, 11 की गुणा इसमें करोगे 3 में, तो 11 3 33 हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस लगाओगे, अब 11 है जो 99 कब आएगा, जब 9 बार पढ़ेंगे, तो 9 की गुणा 4 से करेंगे तो 36 आ जाएगा। सो डैट जो इक्वेशन ऐसी तो होती है ना, वही काम हम भी यहाँ कर रहे हैं। हमने यहाँ पे 9 11 दे रखा था, यहाँ पे ये 3 सब दे रखे हैं, इनके एलसीएम लोगे आप तो आपको यही मिलने वाला है। आगे बात समझे। अब यहाँ पे क्या करना है, अब बी के साथ क्या आएगा देखते हो। बी के साथ यहाँ पे देखो x+1 का होल स्क्वायर था और x+3 था, ठीक है। तो x+1 का होल स्क्वायर नहीं आएगा क्योंकि बी को तो मिला पड़ा है, खाली x+3 बच रहा है, तो यही आ जाएगा। ऐसी सी के साथ क्या आएगा, सी के साथ यहाँ पे आपका आ जाएगा कुल मिला के, जैसे कि भाई सी के साथ x+3 तो है ही है ना, x+1 का होल स्क्वायर नहीं है, तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो x+1 का होल स्क्वायर ये, और नीचे क्या आएगा, नीचे आपका ये सब एक साथ आ जाएगा, जैसे x+1 हो, ये सब एक साथ आ जाएगा। ये किसके बराबर चल रहा है, ये पे चल रहा है 3x माइनस 2/x² + 1 का होल स्क्वायर। अब देखो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा काम तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। बोर्ड एग्जाम की कॉपी में करोगे तो 3 से 4 पेज में जाता है, ठीक है। तभी आपको यहाँ पे अच्छे नंबर मिलेंगे, है ना। एक तरीका होता है क्वेश्चन करने का। अब जब आपने ये देखो फ्रैक्शन में तोड़ दिया ऐसे, अब कुल मिला के ये दोनों चीज़ें समान है, वही कट जाएंगी, है ना। अब आप यहाँ कंप्लीकेशन करोगे और ए बी सी की वैल्यू निकालोगे, वही इंपॉर्टेंट खेल है। आपने किसी तरह ए बी सी की वैल्यू निकाल दी, फिर इंटीग्रेशन बहुत सरल हो जाते हैं, लॉगरिथमिक में चले जाते हैं या तो tan इनवर्स के फंक्शन में अधिकतर चले जाते हैं। देखो यहाँ मैं कंपेयर करता हूँ पहले तो, जैसे यहाँ मैं लिख दूंगा 0x², क्योंकि मेरे को x² की टर्म इधर भी मिलेगी कभी ना, मैं इसको सबको गुणा कर दूंगा, ठीक है। तो मेरे को x² की टर्म मिल जाएगी और x की टर्म भी मिल जाएगी और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म भी मिल जाएगी। तो कंपेयर करने के लिए मैंने यहाँ पे x² की टर्म लिख दी, हालांकि क्वेश्चन में नहीं है, बट मैं 0x² लिख दे रहा हूँ चीज़ को, आ रही बात समझे। और 3x तो है ही है, -2 है ही है, ठीक है। अब इसके बराबर ये है, इसकी गुणा कर लो पहले x+1 और x+3 की, तो क्या आएगा देखते हैं। x² + 3x + x और +3, ठीक है। इसकी मैंने गुणा कर दिया आपस में, आपको गुणा वुणा करनी ये सब नहीं आ रही है आपको, है ना जी। एलजेब्रिक फॉर्म में जो गुणा होती है x y z की, ये सब नहीं आ रहा है, तो 12th की मैथ आपसे नहीं हो पाएगी, ठीक है जी। अब बी में देखो क्या करोगे, बी में आपको x+3 ऐसी रहने दो, अभी गुणा बाद में करेंगे अंदर। अभी होल स्क्वायर खोलना है, देखो x+1 का होल स्क्वायर होता है x² + 1 और +2x। अब ये हो गया, ठीक है, कुल मिला के। अब क्या करना है, अब ए की गुणा अंदर करा दो, क्योंकि आपको यहाँ पे ऐसी इक्वेशन की फॉर्म में लाना है इस पूरे को, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा ना, पहले x² हो, फिर x हो, फिर कोई कांस्टेंट हो, ठीक है। सो यहाँ भी आपको ऐसे ही करना है, सेम टू सेम। तो देखते हैं क्या होगा, ax² हो जाएगा, ए की गुणा में अंदर करा रहा हूँ, +3xa आ जाएगा, +ax आ जाएगा, +3 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बी की भी आप कराएंगे, है ना, क्योंकि अंदर ये ब्रैकेट है, तो bx आ जाएगा, +3b आ जाएगा, +cx² आ जाएगा, आप सी के अंदर करा रहा हूँ, +c आ जाएगा और +2cx आ जाएगा, ठीक है जी। ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ समझो, पहले मेरे को x² का एक साथ करना है, मतलब यहाँ पे एक तरह से आप ये कर लो कि x² कॉमन ले लो, ठीक है, और x² के साथ जो चीज़ें लगी हुई हैं उनको ले लो।
जैसे कि एक्स स्क्वायर में पहले ए लगा हुआ है तो ए को ले लो, और देखो एक्स स्क्वायर कहाँ पे बन रहा है, और ये बन रहा है देखो, तो एक्स स्क्वायर में सी भी लगा हुआ है, प्लस का सी लगा है, ठीक है, तो प्लस सी, ठीक है। अब आप लो एक्स की टर्म को, क्योंकि सबसे पहले एक्स स्क्वायर है, अब एक्स है, ठीक है। तो अब एक्स की टर्म को लेते हैं, वो देखते हैं। तो एक्स के साथ यहाँ 3a लगा हुआ है तो 3 आ गया, एक्स के साथ ए भी लगा हुआ है तो ए भी आ गया। उसके बाद एक्स के साथ और देखते हैं, ये देखो बी भी लगा हुआ है तो बी भी आ गया, ठीक है। और एक्स के साथ देखोगे तो यहाँ पे 2c भी लगा हुआ है, ठीक है, तो 2c भी आ जाएगा। तो यहाँ पे कुल मिला के एक्स के साथ अब कुछ नहीं बचा, यही सारी चीज़ें लगी, तो मैंने उसको एक ब्रैकेट में करके लिख दिया, कॉमन ले लिया एक्स, ठीक है। अब जो कांस्टेंट टर्म बचा है, मतलब जिसमें एक्स स्क्वायर भी नहीं हो और एक्स भी नहीं हो, उसको कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। तो उसको लिखते हैं, आओ देखते हैं। देखो जैसे 3 है, इसके बाद ना एक्स स्क्वायर है ना एक्स है, तो ये 3 है, कांस्टेंट पे चला जाएगा, है ना। उसके बाद यहाँ पे ये जैसे 3 भी लिखा है तो बी भी कांस्टेंट है, 3 भी कांस्टेंट है, तो पूरा 3 भी कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका और कांस्टेंट में सी आ जाएगा, ठीक है। सो डैट यहाँ पे आपकी ऐसी ये कांस्टेंट वाली इक्वेशन बन जाएगी, ये एक्स की बन जाएगी और ये एक्स स्क्वायर की बन जाएगी। इधर भी आपको दोनों तीनों चीज़ दे रखी है, 0x स्क्वायर 3x माइनस 2, ये कांस्टेंट है, ये एक्स की टर्म है और ये एक्स स्क्वायर की टर्म है। अब कंपेयर करना है, ठीक है। यहाँ एक्स स्क्वायर का कांस्टेंट क्या है, a प्लस बी, मतलब कोफिशियंट क्या है, गुणांक क्या है, वो है a प्लस सी, ठीक है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट क्या है, 0, ठीक है, तो a प्लस सी 0 के बराबर हो जाएगा, है ना। यहाँ पे क्या है, एक्स का कांस्टेंट कोफिशियंट, वो है एक्स का यहाँ पे जो गुणांक है कुल मिला के वो है 3, ठीक है, और यहाँ पे है ये पूरा 3a वाली, है ना। तो यहाँ पे मैं कंपेयर कर रहा हूँ कुल मिला के, है ना। कंपेयर करने पे ऐसे आ रहा है प्लस a प्लस बी और प्लस 2c, ठीक है, ये आ जाएगा आपका। यहाँ पे देखो x का ये गुणांक जो है 3 है, ठीक है, प्लस का, ये 3 के बराबर आ जाएगा। यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है पूरी की पूरी लिखो, कांस्टेंट 3a प्लस 3b प्लस c, ये आपका -2 के बराबर आ रहा है। सो डैट यहाँ पे आपको 3 इक्वेशंस मिल जाएंगे। सबसे पहले तो इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ, जैसे कि ये पूरी है ना सॉल्व नहीं हुई इक्वेशन। तो यहाँ पे पहली इक्वेशन जो आ रही है वो आ रही है a प्लस सी बराबर 0। सेकेंड इक्वेशन जो आ रही है वो आ रही है, ये देखो ये 3a ये a है तो 4a हो जाएगा, 4a प्लस बी प्लस 2c, ठीक है, बराबर 0। एंड ये जो इक्वेशन है ये तो सॉल्व है पहले से, तो 3a प्लस 3b प्लस c बराबर -2, ये 3 है, ठीक है जी। अब ये 3 इक्वेशन आ गई कुल मिला के, ठीक है। अब ये जो पहली इक्वेशन है ना, इसको मैं चलो नंबर ही दे देता हूँ, इक्वेशन नंबर 1, इसको 2, इसको 3, ठीक है, तीनों इक्वेशन मैंने ले ली। अब इक्वेशन नंबर 1 पे पहले आप एक काम कर लो, क्योंकि आपको यहाँ पे 4a भी चाहिए और 3a भी चाहिए, 4a भी चाहिए और 3a भी चाहिए। तो यहाँ पे एक बार 4 से गुणा कर दो और एक बार 3 से गुणा कर दो, ठीक है, तो आपको 2 इक्वेशंस मिल जाएंगी। जैसे कि पहली वाली इक्वेशन में मैं क्या कर रहा हूँ, पहले गुणा कर रहा हूँ मान लो 3 से, ठीक है जी। तो मेरे को क्या मिल जाएगा 3 से गुणा करने पे, मेरे को मिल जाएगा 3a प्लस 3c बराबर 0, ठीक है। और एक बार मैं इसी इक्वेशन में क्या कर रहा हूँ पता है, एक बार मैं गुणा कर रहा हूँ यहाँ पे 4 से। क्यों कर रहा हूँ ऐसा समझ में आ रहा है ना, क्योंकि मुझे यहाँ 3a भी चाहिए और 4a भी चाहिए। अब कुल मिला के जब इनकी वैल्यूज़ मैं इनमें डालूंगा तो ये b और c के टर्म में आ जाएंगे और bc की वैल्यू आ जाएगी, bc की आ जाएगी तो a की भी आ जाएगी। यही है मेन खेल, a bc की वैल्यू निकालो और इंटीग्रेशन लॉगरिथमिक फॉर्म में खुल जाते हैं, उसकी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। 4 से गुणा करोगे तो 4a प्लस 4c बराबर 0। जैसे कि यहाँ 4a की वैल्यू मुझे चाहिए ना, 4a की वैल्यू क्या आएगी, 4a की वैल्यू मैं कहीं आपको बताना चाहूँ -4c आएगी, सिंपल सी बात है। तो 4a की वैल्यू यानी मतलब इक्वेशन नंबर 2 को कहीं मैं थोड़ा बहुत सरल कर दूँ तो क्या होगा, देखो 4a की जगह मैं क्या लूँगा -4c, ठीक है जी, और प्लस b ऐसे ही लगा रहेगा, प्लस 2c ऐसे ही लगा रहेगा, बराबर 3। इसको थोड़ा सरल करते हैं तो -4c प्लस 2c यानी b -2c बराबर 3। एक इक्वेशन इसको रखो, फोर्थ इक्वेशन, ठीक है। अब आप एक काम करो ना, अब ये 3 वाली इक्वेशन उठाओ, 3a की वैल्यू डालो, 3a की वैल्यू क्या है -3c, ठीक है, आगे बात समझे। यहाँ -3c लिख देता हूँ, तो -3c प्लस 3b और प्लस c बराबर -2। तो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या आएगा। तो 3b तो ऐसी ही है, -2c -3c और प्लस ऑफ c -2c हो जाएगा, ठीक है, ये -2 है। कुल मिला के इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 4 से आप b और c की वैल्यू निकाल सकते हो। आगे बात समझ में। इस इक्वेशन को यहाँ पे रखते हैं तो b -2c बराबर 3 आपको यहाँ मिल जाएगा, और आप यहाँ प्लस माइनस का झोला करके इसको कर सकते हो, ठीक है। जब मैं प्लस माइनस कर दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका जाएगा 2b, क्योंकि ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा तो आपका कट जाएगा प्लस माइनस से, ठीक है जी। और ये प्लस का था मैंने माइनस कर दिया, तो जैसे कि ये 5 हो गया, क्योंकि ये भी माइनस का है वो भी माइनस का है, तो -5 हो जाएगा। b की वैल्यू -5/2 आ जाएगी। आगे बात समझे, ये इंपॉर्टेंट है। b की वैल्यू जैसे आपके पास आएगी, अब आप b की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में डाल के c की वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे आओ देखते हैं, ये इक्वेशन में मैं डालता हूँ इस वाली में, तो यहाँ से देखते हैं b की वैल्यू -5/2 मैं यहाँ डालूंगा और -2c बराबर 3 करूँगा,
तो अब सी के टर्म में पूरी इक्वेशन आ गई। अब मैं सी की वैल्यू निकालता हूँ, -2c बराबर आ जाएगा 3 + 5/2। अब ये सब देखो 12th में हो, 12th की मैथ पढ़ रहे हो तो कहोगे सर इतनी जल्दी जल्दी प्लस माइनस कैसे करें। तो ये स्पीड आएगी आपकी जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, क्वेश्चंस की। अब यहाँ पे आ जाएगा 3 दूनी 6 + 5 11/2, ठीक है। उसके बाद -2c भी लगा हुआ है। सी की वैल्यू टोटल टर्म में कहीं आप निकालोगे तो -11/4 आ जाएगी, क्योंकि ये 2 नीचे आएगा। सी की आ गई, बी की आ गई, सी की आ गई। अब ए की चाहिए खाली और क्वेश्चन हो जाएगा खत्म, ठीक है। अब ए की वैल्यू देखो कैसे निकालेंगे। ए की वैल्यू के लिए सबसे ऊपर आओ जहाँ पे तीनों टर्म की इक्वेशन दे रखी है, ये या ये किसी में भी डाल दो, ए की वैल्यू एक ही आएगी, ठीक है। इसमें ले आते हैं आराम से, और बी और सी की हमें वैल्यू पता है ना दोनों, इसमें डालो आराम से। और कैलकुलेशन बहुत अच्छी करनी है, कहीं भी थोड़ी सी भी दिक्कत हुई ना तो आपका आंसर पूरा गलत आ जाएगा इसमें, ठीक है। बी की वैल्यू जैसे आप डालोगे -5/2, यहाँ बी की वैल्यू डाल दी मैंने, +2 टाइम्स ऑफ सी। सी की वैल्यू डालोगे -11/4, ठीक है जी। तो -11/4 और बराबर आपको दे रखा है 3, है ना जी। मैं थोड़ा रफली कर रहा हूँ, आप इसको साफ साफ करेंगे तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में, है ना जी। 4a + -5/2 और यहाँ से आ जाएगा -22/4, ठीक है जी, = 3। सबसे बड़ी टर्म क्या है पे देखो, 4 है ना, तो 4 कॉमन ले लो सबसे। 4 से 16 बार में जाएगा, मतलब 4 से गुणा करनी पड़ेगी आपको यहाँ पे, क्योंकि 1 है बढ़ेगी तो 16 आ जाएगा यहाँ पे। -2 4 से 2 बार में जाएगा, तो 2 बार में जाएगा इसलिए 2 से 5 में गुणा करनी पड़ेगी तो 10 आ जाएगा। 4 से 1 बार में जाएगा इसलिए 22 में 1 से गुणा करेंगे तो -22 आ जाएगा। और ऐसा कर करके यहाँ पे आपका ए की वैल्यू कुल मिला के 16a आ जाएगी, फिर माइनस करके आप करोगे सो डैट ये आपका आ जाएगा 32, और यहाँ पे 4 × 12 क्योंकि गुणा में भेजोगे इसे, ठीक है। तो 16a बराबर कुल मिला के यहाँ पे आपका आ जाएगा, देखो भाई इसको आप उधर ले जाओगे तो ये 4 हो जाएगा और ये भी 4 आ जाएगा, ठीक है। अब ए बराबर देखो 44/16 आएगा, 2 से काट दोगे तो 22/8 आ जाएगा, एक बार और 2 से काटोगे 11/4 आ जाएगा। तो ए की वैल्यू आ जाएगी 11/4। इतनी तेज काम करना पड़ेगा वहाँ बोर्ड में, ठीक है भाई। तो कुल मिला के देखो ए की भी आ गई, सी की भी आ गई, बी की भी आ गई, तीनों वैल्यूज आपको मिल गई। यही इंपॉर्टेंट काम था इस क्वेश्चन के। यहाँ पे मैंने यही वाली इक्वेशन देखो लो भाई दोबारा लिख दिया, ठीक है। यही इक्वेशन है, यहाँ पे मैंने दोबारा लिख दिया। अब समझो यहाँ पे ए बी और सी की वैल्यू मेरे को डालनी है खाली, है ना। क्वेश्चन मेरे को क्या दिया था रियल फॉर्म में, इसका इंटीग्रेशन करो, यही तो क्वेश्चन दिया था। तो मैं चलो यहाँ भी इंटीग्रेशन लगा देता हूँ, ठीक है, dx। अब समझो यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू डालो और इंटीग्रेशन बांट दो, जैसे प्लस में जो बढ़ता है ना वही करना है बस। अब ए की वैल्यू मैं लिखता हूँ यहाँ पे, तो ए की वैल्यू है 11/4। अब देखो ये आ गया आपका क्वेश्चन कुल मिला के, ठीक है। अब मतलब इंटीग्रेशन देखो कितने छोटे टर्म में अपने आप ही टूट गए, ये तो लॉगरिथमिक के होते हैं, फेंक दो आराम से, तो 11/4 आपका बाहर आ जाएगा, सिंपल सी बात है। और 1/x + 1 का जो इंटीग्रेशन होता है वो लॉग होता है, सिंपल सी बात है, लॉग होता है, log mod x + 1 होता है, ठीक है जी। प्लस अभी इसका छोड़ दो, अभी मैं बताऊंगा ये कैसे करना है। देखो -5, ये बुक में भी डायरेक्ट कर रखा है क्वेश्चन, ठीक है। मतलब यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन उन्होंने डायरेक्ट लिख दिया, बच्चों को समझाया नहीं कैसे होता है। यहाँ पे भी आपका प्रतिस्थापना नियम लग रहा है बहुत तगड़ा, है ना। क्वेश्चन लेंथ ही है अपने आप में कुल मिला के, ठीक है। -11/4 इंटीग्रेशन यहाँ पे आ जाएगा। देखो अब देखो ये भी लॉग में खुल जाता है, लेकिन चलो मैंने एक स्टेप बढ़ा दिया तो बढ़ा ही देता हूँ अब, नहीं तो ये भी लॉग में खुल जाता है, ठीक है। अब समझो ये हो गया 11/4 log x + 1। अभी आपने यहाँ कहीं लिखा नहीं है इंटीग्रेशन करने पे या समाकलन करने पे, तो आप इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हो अपने आप में, ठीक है। -5/2 इंटीग्रेशन आ जाएगा dx/x + 1 का होल स्क्वायर। करता हूँ सॉल्व, ठीक है। पहले आप इसको देखो -11/4 और लॉग करके यहाँ पे आपका आ जाएगा mod x + 3 + c। दो इंटीग्रेशन आपके हो गए, एक ये वाला एक ये वाला, इनको कंबाइन करके लिखते हैं कि भाई देखो 11/4 दोनों के पास ही आ रहा है, तो 11/4 कॉमन लेता हूँ आराम से और लॉग लेता हूँ x + 1, उसके बाद माइनस का लेता हूँ log x + 3, ठीक है। ये मैंने कॉमन ले लिया 11/4 को मिला के, ठीक है। अब देखो क्या होगा कि जब ऐसा हो गया, अब खाली आपका ये बच रहा -5/2 dx इंटीग्रेशन अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर। अब ये करना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपका अलग रूल लगवा रहा है। अब यहाँ इंटीग्रेशन का साइन खाली यहीं पे बचा है, इसको देखते हैं कैसे करना है। देखो कहीं मैं इसको आई मान लेता हूँ, ये पूरे इंटीग्रेशन टर्म को, तो आई बराबर मुझे क्या दे रखा है एक तरह से इंटीग्रेशन dx अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर। मैं बहुत डीप से ले जा रहा हूँ क्वेश्चन को, है ना, इतना कहीं नहीं, बिल्कुल डेप्थ में आते हैं कि भाई इसका कैसे हो रहा है, ठीक है। समझो यहाँ पे आप x + 1 को t लेट कर रहे हो, t का मतलब समझ रहे हो ना, कुछ भी यहाँ प्रतिस्थापित कर रहे हो इस चीज़ को, है ना। तो यहाँ पे दोनों साइड में डिफ्रेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे भाई x के रिस्पेक्ट में कहीं मैं यहाँ पे अवकलन कर रहा हूँ, है ना जी, डेरिवेशन कर रहा हूँ इसका, तो मेरे को यहाँ पे 1 मिल जाएगा।
और यहाँ पे अगर मैं एक्स के रिस्पेक्ट में करूँगा तो डी टी का मैं कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ टी मतलब डी टी बाई डी एक्स, ठीक है। डी एक्स को उधर भेज देंगे तो डी एक्स बराबर डी टी, ठीक है। मतलब आप डी एक्स को डी टी लिख सकते हो, जहाँ पे डी एक्स लिखा है इसको डी टी लिख सकते हो, बट कब, जब आपने एक्स प्लस वन को टी माना हो, सिंपल सी बात है। तो चलो ऐसा कर लेते हैं, लिमिट का तो खेल है नहीं तो लिमिट चेंज नहीं करनी है, लिमिट है ही नहीं तो क्या चेंज करोगे। अब डी टी लिख दिया आपने यहाँ पे, है ना, डी एक्स की जगह, बट ऐसा कब करते हैं जब आपने एक्स प्लस वन को, जो ब्रैकेट में लिखा ना एक्स प्लस वन, इसको टी माना होता है, स्क्वायर तो स्क्वायर ही है, ठीक है। अब समझो, अब इसका कैसे करेंगे सर, स्क्वायर एक टर्म का तो नहीं होता है, लॉग में कहाँ खोल देंगे इसे। अब समझो भाई, इसको ले आओगे माइनस में, क्वेश्चन बहुत तगड़ा है अपने आप में, तभी लॉन्ग में आया, ठीक है भाई। देखो इंटीग्रेशन के अंदर भी बहुत सारे इंटीग्रेशन है ना। अब इसको कैसे करना होगा, अब तो ये भाई पावर की फॉर्म बन गई, -2 + 1, तो -2 + 1 का क्या होता है, -1 आंसर आएगा, -1 नीचे भी दो। अरे इंटीग्रेशन x की पावर n dx क्या होता है, x की पावर n+1 और n+1 + c, ठीक है, यही तो होता है। यही यहाँ पे लगाया, बस यहाँ पे समझो कि -2 था तो ये इक्वेशन सॉल्व करके ऐसे आ गया। अब t की वैल्यू डाल दो यहाँ पे, t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू है x+1, ठीक है। तो x+1 की पावर -1 और नीचे भी -1। अब भाई -1 है, इसको कहीं मेरे को +1 करना है तो नीचे लाना पड़ेगा, इसको ऊपर ले जा सकते हैं क्योंकि भाई 1 का तो कोई वही नहीं है ना अपने आप में। देखो 1 है, जैसे कि मान लो इसको मैं ऊपर लिखता हूँ, अभी बताता हूँ कैसे किया, x+1, ठीक है। वैसे बहुत जनरल बातें, कहीं आपको समझ नहीं आ रही तो बहुत दिक्कत है, ठीक है भाई। देखो -1 नीचे लिखा था मैंने, ऊपर क्यों लिख दिया ऐसी हवाबाजी में, क्योंकि 1 एक ऐसा नंबर है। अब मैं कह दूंगा ये आपसे कि चलो मैं -1 यहाँ भी दे रहा हूँ, -1 यहाँ भी दे रहा हूँ, लो गुणा कर दी, -1 +1 हो जाएगा, 1 से गुणा कर दी मैंने यहाँ, और -1 ऊपर रह गया, लो, है ना। तो यही खेल होता है, वो बहुत जनरल सी बातें होती हैं। मीन्स कुल मिला के कहने का मतलब ये है, इसका इंटीग्रेशन जो है वो आ रहा है -1/x+1, ठीक है। क्या आ रहा है, -1/x+1। अब आपको यहाँ पे वही डालना है तो खेल हो जाएगा ख़त्म। तो कुल मिला के यहीं पे मैं आंसर लिख देता हूँ इसका, 11/4 लॉग। अब लॉग में माइनस में भी पता है क्या, अपॉन में आ जाते हैं, x+1/x+3। कहीं लॉग 2 माइनस में लगे हो ना, log m - log n, तो क्या होता है, log m/n हो जाता है वो, ठीक है। ये ऐसे हो जाएगा। अब देखो ये समझो कि ये भी आपका माइनस का आ रहा है और यहाँ भी ये -5/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +5/2 और आंसर आपका आ रहा था x+1 या 1/x+1 आप कह सकते हो, तो गुणा हो जाएगी यहाँ पे, है ना। कुल मिला के ये आंसर आ जाएगा, +c लगाना मत भूलना, कांस्टेंट टर्म है, इनडेफिनेट इंटीग्रल है ना जी, कोई डेफिनेट बाजी यहाँ नहीं चल रही है, लिमिट नहीं लगे रखी है क्वेश्चन में। तो देखो मैंने कहीं जनरली बहुत कम भी लिखा है ना, तब भी ये 2 पेज में गया है, तो लगभग 4 से 5 पेज में आपका बोर्ड एग्जाम की कॉपी में जाएगा। और बच्चे तो उसको 6 से 7 में ले जाएंगे, क्योंकि एक एक प्रॉपर्टी मेंशन करनी है इसमें आपको बोर्ड एग्जाम में, तब ये नंबर देगा। और ये क्वेश्चन मेरे को लगता है कि ये जो बोर्ड एग्जाम मैंने आपको पेपर दिखाया था, ये बहुत कम नंबर में आया है, सिर्फ 4 नंबर का क्वेश्चन आया है। ये क्वेश्चन 4 नंबर में नहीं आता है, 4 नंबर से ज़्यादा में आता है, ठीक है जी। 4 नंबर का मतलब ये हो गया कि मीडियम लॉन्ग क्वेश्चन है, आपके बोर्ड में मीडियम लॉन्ग क्वेश्चन जितने भी नंबर के आते हैं उसमें ये क्वेश्चन आएगा। बट अधिकतर चांस ये रहते हैं कि जब भी ऐसे बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको कहीं एनसीईआरटी बुक दिखाऊँ ना, क्या हाल है एजुकेशन का। देखो ये क्वेश्चन इन्होंने आधे पेज में सॉल्व किया है। देखो इन्होंने कहा कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बस इन्होंने कह दिया ABC की वैल्यू ऐसे आ गई, सॉल्व करके लिखा है इन समीकरण को हल करने पर। कैसे हल कर रहे हैं वो तो बताओ भाई। उसके बाद इन्होंने चलो यहाँ से तो चलो ठीक किया है काम, लेकिन ये इन्होंने बहुत मत्थाबच्ची कर दी कि बच्चों को समझ नहीं आएगा ABC की वैल्यू आ कहाँ से रही है, कैसे आ रही है, ठीक है। ये बहुत छोटी छोटी जनरल चीज़ें तभी आएंगी जब आप बहुत ज़्यादा, देखो समाकलन एक ऐसा चैप्टर है आपका, है ना जी, जो बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है, पहली बात तो पेपर में, एंड सेकंड बात ये 2-3 चैप्टर को साथ में रखता है। कहीं आपको चैप्टर नंबर 7 समाकलन नहीं आ रहा है तो आप उसके आगे के 2 चैप्टर नहीं कर पाओगे, और 2 चैप्टर से भी 2 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं समझ लो, और इंटीग्रेशन सिंगल बॉन्ड में मिला रहा है। तो प्रैक्टिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, और प्रैक्टिस आप एक सही डायरेक्शन में कर लें, सौर्या PDF से कर लें, ऐसी चीज़ों से कर लें जो कि आपको रियल में फ़ायदा दें, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाती हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है जी। सो डैट आप सौर्या PDF बाय किए हैं, उसमें मतलब ऐसा है कि उसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं 2026 बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड। सो डैट वहाँ पे आप जब उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो एक तो आपकी प्रैक्टिस हो रही है अच्छी खासी, ठीक है। देन आप एक ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं जिसके हाई चांसेस प्रोबेबिलिटी है कि आपकी बोर्ड एग्जाम में आएगा, तो वो दोनों चीज़ें आपके लिए बढ़िया हैं, ठीक है जी। बहुत सारे बच्चे रिकमेंड करते हैं सौर्या PDF को, जो पढ़ के गए हैं क्लास 12, है ना जी। सो डैट आप इसको ले सकते हैं, फिजिक्स, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री के लिए, तीनों के लिए आती है, ठीक है जी। लिंक जो है सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, तो चेकआउट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।